जो सब्जेक्ट है एक प्रैक्टिकल विषय है, एक व्यवहारिक विषय है, जिसको आप याद करके पढ़ने की जगह यदि समझ करके पढ़ेंगे, मैप बना करके विजुअलाइजेशन के थ्रू पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये तो आपने एक तो क्या जानकारी है और कहाँ से मिल रही है, ये एक मुझे समग्र अप्रोच लगती है। संभावनाओं में हमें ये बताना होता है कि उस किसी भी क्षेत्र की जिसकी चर्चा की जा रही है उसमें विशेष क्या है, क्या आगे हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या विकास में वो योगदान दे सकता है किसी तरीके से, तो वो बताना होता है। को जब भी पढ़ना है उनको मैप बना करके पढ़ना है। जैसे कि आपने स्पॉट का जिक्र कर सकते हैं, जैसे हॉटस्पॉट हमारी अवधारणा कहाँ की है, एनवायरमेंट की, लेकिन यहाँ पे चूंकि फिट बैठ रही है उससे रिलेट कर रही है तो हम इसको लिखेंगे यहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर मेन सिंप्लीफायर सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेपर 1 पार्ट बी का ज्योग्राफी वाला हिस्सा है, जिसमें हम ज्योग्राफी को कैसे डील करना है, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, उनमें क्या क्या हेडिंग सब हेडिंग यूज कर सकते हैं, इसको देखेंगे। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। जो हिस्ट्री है फर्स्ट पेपर का, हम देखते हैं कि उसमें कंटिन्यूस 3 से 4 साल से हम देख रहे हैं कि उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं जो सामान्य स्तर पे हम कवर नहीं कर पाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन यदि हम देखें, 3 से 4 क्वेश्चन जो 2 मार्कर हैं वो एक एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है 7 मार्कर में जो हम डील नहीं कर पाते हैं। लेकिन ज्योग्राफी का यदि आप पेपर उठा करके देखें तो पिछले 4-5 साल में हम देख रहे हैं कंटिन्यूस क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे कि जो मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग है वो कंटिन्यूस रिपीट हुआ है, 2019 में वो प्रश्न आया, 2024 में वो प्रश्न आया और 2016 में भी वो प्रश्न पूछा गया था। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। साथ ही इसका सिलेबस जो है वो लिमिटेड है। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी हुआ करता था, थोड़ा लेंदी हो जाता था, लेकिन अब जो सिलेबस है हमारा वो बहुत लिमिटेड हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमारा जो पेपर 1 है उसमें स्कोरिंग भाग है हमारा, जो ज्योग्राफी वाला हिस्सा है, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस, रिपीटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और थोड़ी सी चीजों का ध्यान बस हमें रखना है। और दूसरा, प्रश्न का क्षेत्र निर्धारित है इसमें। कैसे पढ़े ज्योग्राफी? ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है एक प्रैक्टिकल विषय है, एक व्यवहारिक विषय है, जिसको आप याद करके पढ़ने की जगह यदि समझ करके पढ़ेंगे, मैप बना करके विजुअलाइजेशन के थ्रू पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड यदि खनिज है या कोई क्षेत्र है जिसका डिवीजन बताना है किसी भी चीज का, तो हम उसका मैप बनाएंगे, मैपिंग के थ्रू हम उसको प्रेजेंट करेंगे उस टॉपिक के। और किसी भी टॉपिक को जो सिलेबस का है वो यदि एमपी ज्योग्राफी में भी है, इंडियन ज्योग्राफी में, हम उसको सेपरेट करके नहीं, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे। देखिए, भूगर्भिक संरचना हमारे सिलेबस में डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस की बहुत सारी चीजें समझने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यदि आप पढ़ते हैं तो आपको हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया समझ में आएगी। यदि आप भूसन्नति सिद्धांत पढ़ते हैं तो आपको जो उत्तर का मैदान है या टैथिस सागर के विलोपन की, हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया को समझ में आएगी। तो जरूरी है कि कुछ टॉपिक जो हमारे सिलेबस से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको समझ के हमारे सिलेबस में हेल्प मिल सकती है, तो उन टॉपिक को भी आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि भूगर्भिक संरचना, किसी भी क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना जैसी है उसके आधार पे उन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टानों के विघटन से क्या बनता है, मृदा बनती है। तो उस क्षेत्र में मृदा कैसी होगी, अब जैसी मृदा होगी उसी के अनुरूप कृषि होगी। जैसे कि आप देखते हैं कि काली मृदा, जिस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है वहां पे कपास का उत्पादन होता है, सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो ये इंटरलिंक्ड चीजें हैं। तो उस और जो हमारी कृषि है, जो फसल उग रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे वहां पे उद्योग होंगे। जैसे काली मृदा क्षेत्र में सोयाबीन होता है, मालवा के क्षेत्र, मालवा का पठार जो है वहां पे सोयाबीन उत्पादन होता है, तो हम यहाँ रिफाइनरीज जो होती हैं सोयाबीन की वो देखते हैं हम। इसके बाद जो चट्टाने हैं, चट्टानों की संरचना, उसी प्रकार का खनिज पाया जाएगा, और जैसा खनिज पाया जाएगा आपका वैसा ही वहां पे उद्योग होंगे। जैसे कि हम देखें कोयला, हमारा जो सीधी सिंगरौली वाली पट्टी है, पूर्वी मध्य प्रदेश की पट्टी है, वहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं। और जब गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं तो 98% कोयला किन क्रम की चट्टानों में मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। तो जब हम
गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखेंगे तो हमें पता है कि वहां पे खनिजों में क्या पाया जाएगा, कोयला। और जब कोयला खनिज वहां पे पाया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे ताप विद्युत ग्रह स्थापित किए जाएंगे। तो ये चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, इनका सेपरेशन मत कीजिएगा, उनको इंटरलिंक करके ही पढ़िएगा। जैसे हम देखते हैं कि यूनिट 1 हमारी है, यूनिट 1 इंडियन ज्योग्राफी, यूनिट 2 इंडियन ज्योग्राफी और यूनिट 3, और यूनिट 5 जो एमपी ज्योग्राफी है उसमें टॉपिक ओवरलैप है। ये अलग टॉपिक छोड़ दें तो हम भू आकृतिक संरचना, ठीक है, पर्वत पठार नदियां झीलें, मृदा, जलवायु, ठीक है। इसके बाद आपका यूनिट 2 के जो टॉपिक है एग्रीकल्चर, सिंचाई, फिर खाद्य सुरक्षा, ये एक अलग टॉपिक हमारा हो जाता है, जल संरक्षण। फिर यूनिट 3 का जो टॉपिक है हमारा वन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग, ये जो टॉपिक है ये आप देखिए यहाँ पे ओवरलैप्ड है। भू आकृतिक प्रदेश यूनिट 1 में भी है, यहाँ पर भी है। नदियां यूनिट 1 में भी है, यहाँ पर भी है। जलवायु यूनिट 1 में है, यूनिट 5 में है। मध्य प्रदेश की मिट्टी, उनका प्रकार, वितरण। प्राकृतिक वनस्पति यूनिट 2 का हिस्सा है। फसलें हमारी यूनिट 2 का हिस्सा है। खनिज, ऊर्जा संसाधन हमारी यूनिट 3 का हिस्सा है। उद्योग हमारी यूनिट 3 का हिस्सा है। वहीं जब हम जनसंख्या देखते हैं तो वो हमारी यूनिट 4 का हिस्सा है। तो हम इनको यदि सेपरेट करके पढ़ेंगे ना तो हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। हम उस मेहनत को थोड़ा सा कम कर देंगे। कैसे करेंगे? जब आप इंडियन ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ें, जब आप इंडियन ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, तो आप लगभग 1/3 हिस्से में इंडियन ज्योग्राफी को कवर कीजिए। उसका जो थोड़ा सा हिस्सा ये इस साइड का हम छोड़ेंगे, उसमें हम एमपी रिलेटेड सेम चीज का फैक्ट, यहाँ अगर आपने लिखा है भूगर्भिक संरचना तो उसके जो सब टॉपिक होंगे उसी के बारे में हम यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है वो लिख देंगे। तो इस तरीके से आप एक तो अप्रोच अपना सकते हैं, या फिर सेम टॉपिक साथ में कवर करेंगे वन बाय वन, जिससे क्या होगा कि आपको बेसिक फैक्ट, जैसे मृदा हम पढ़ेंगे मान लीजिए, तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, जो बेसिक फैक्ट है हमारे, मृदा में कौन सी फसल होती है, काली मृदा में कौन सी, लाल मृदा में कौन सी, तो ये बेसिक फैक्ट आपको रिपीट नहीं करने पड़ेंगे। फिर आप क्या ध्यान देंगे, सिर्फ आप एक काम करेंगे कि एमपी का मैप बनाएंगे, वहां उसके कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा है, सिर्फ इस चीज को देखेंगे, उसका परसेंटेज देखेंगे, इतने में आपका काम हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश, सॉरी, प्राचीन भारत का भौगोलिक ज्ञान। भारत, जो हमने देखा हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं भारत में, उनमें कुछ भूगोल के बारे में जानकारी मिली। उसमें क्या क्या जानकारी मिलती है उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला डिवीजन हम दे सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता, अगर इन हेडिंग्स के साथ आता है तो फिर तो हमें ये डायरेक्ट बताना ही है। नहीं तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम ये डायमेंशन दे सकते हैं। काल के आधार पे बता सकते हैं कि वैदिक काल में क्या रहा, क्या उल्लेख मिलता है, मौर्य काल में क्या रहा, मध्य युग में क्या रहा। फिर उसके बाद आप प्राचीन भूगोल वेत्ता जो हुए हमारे, जो हम मूल रूप से साइंस में जो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान पढ़ते हैं, वराह मिहिर हैं, भास्कराचार्य हैं, आर्यभट्ट हैं, उनके रेफरेंस से आप बता सकते हैं। स्रोत के आधार पर बता सकते हैं कि हमें कुछ नक्शे मिले हड़प्पा सभ्यता के, 7 द्वीपों के नाम मिले हमें, आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है महाभारत रामायण में, पुराणों में हमें जानकारी मिलती है। यात्री वर्णन, जो यात्री हमारे यहाँ आए, हैंसोंग आए, उन्होंने जैसे हैंसोंग आए तो वो आए तिब्बत से, लेकिन वो इंडोनेशिया होकर के गए, तो उसके मार्ग के बारे में हमें वहां से जानकारी मिलती है। तो हम स्रोत के आधार पे बता सकते हैं। इसके अलावा एक डिवीजन मैंने किया जो मुझे मूल लगा कि हाँ ये डिवीजन सारी चीजों को मर्ज कर लेता है। अगर 10 नंबर में पूछा जाता है तो मैं इस डिवीजन को प्रेजेंट करूंगी। भारत में भूगोल के पहलू क्या है, प्राचीन भारत में भूगोल के अलग अलग पहलुओं पर क्या क्या बताया गया है, उसको किस किस सोर्स में बताया गया है। सौर मंडल के बारे में क्या क्या बताया गया है। सौर मंडल में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, ग्रहों का अध्ययन करते हैं, गति, ग्रहों की गति का अध्ययन करते हैं, उसका उल्लेख वेदांग ज्योतिष में है। ग्रहण और नक्षत्र का अध्ययन करते हैं, आर्यभट्टियम में उसका उल्लेख है, बृहद संहिता में उसके बारे में जानकारी दी गई है। ब्रह्मांड रचना के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद में 10वें मंडल में मिल जाती है। और यहीं पर मेरु पर्वत जो है उसे ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया। सेम हम वायुमंडल के साथ करेंगे, ऋतु चक्र ऋग्वेद से मिलता है, मानसून प्रक्षायुर्वेद। वायुमंडलीय घटनाओं की जानकारी वायु पुराण गरुड़ पुराण से हमें मिलती है। जल मंडल में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, नदियों का, जल प्रबंधन का, जल मार्गों का, तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। इसके बाद स्थल मंडल में हम द्वीपों का, महाद्वीपों का, पर्वत का, पठार का अध्ययन करते हैं। तो इन विषयों में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो आपने एक तो
क्या जानकारी है और कहाँ से मिल रही है, ये एक मुझे समग्र अप्रोच लगती है। 7 मार्कर में उनमें से एक कोई भी अप्रोच आप डील कर सकते हैं, लेकिन अगर 7 मार्कर में भी आप इसको कर पा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो 10 मार्कर के लिए सबसे अच्छी अप्रोच यही है। फिर आता है आपका 1.2 भू आकृतिक प्रदेश भारत के, पहाड़ी पठार, और 5.1 मध्य प्रदेश के भू आकृतिक प्रदेश। अब कोई पठार है, उसका निर्माण अगर लावा पठार है तो सेम ही होगा, तो हम कुछ हेडिंग सब हेडिंग में उनको डील करेंगे। वो हेडिंग सब हेडिंग क्या हो सकती हैं, इसी तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। तो कोई भी पठार आया, आपको सामान्य अगर उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी है, उसकी भूगर्भिक संरचना के बारे में जानकारी है, और आपको बहुत ज्यादा उसके बारे में फैक्ट नहीं है, तो आप इन चीजों के साथ उसको डील कर सकते हैं। आपको जब आप कृषि पढ़ेंगे तो आप हर क्षेत्र की कृषि पढ़ेंगे। आप जब उद्योग पढ़ेंगे तो आप हर क्षेत्र के उद्योग पढ़ेंगे, ये सेपरेट टॉपिक है। तो इन्हीं को जब आप अलग अलग पढ़ेंगे यूनिट 2 यूनिट 3 में, तो आप भूगर्भ भू आकृतिक विभाग वाला जो टॉपिक है उसमें इंक्लूड कर देंगे। ये जो भू आकृतिक विभाग वाला हमारा टॉपिक है, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। जो भी हम सिलेबस में पढ़ रहे होंगे उसको यहाँ पे हमको कंपाइल करके छोटे से क्षेत्र, जो हमारा स्पेस होगा, कम स्पेस होगा, उसमें हमें प्रेजेंट करना है। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, क्या और क्या क्या हेडिंग बना करके हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उस क्षेत्र का परिचय देंगे हम, उसके बारे में जानकारी देंगे कि वो कहाँ स्थित है। उसकी दो तरीके की अवस्थिति हो सकती है, एक तो भौगोलिक, जहां पर उसके आसपास के पर्वत कौन से हैं, पठार कौन से हैं, ये बताएंगे हम। और दूसरी होती है उसकी राजनीतिक अवस्थिति। राजनीतिक अवस्थिति में यदि आप मध्य प्रदेश राज्य की बात कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे, ये बताएंगे आप। और यदि आप भारत की बात कर रहे हैं तो किस किस राज्य में उसका विस्तार है। फिर उसकी भौगोलिक विशेषताएं बताएंगे, भौगोलिक विशेषताओं में क्या क्या डील करना है। ये सीधे सीधे आपका 7 मार्कर में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको वहां प्रकृति कैसी है, उसकी पठार है कि मैदान है, क्या है वो बतानी है। उसका निर्माण कैसे हुआ है, विवर्तनिक क्रिया के द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है, कैसे हुआ है। वहां की जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण है, उष्ण कटिबंधीय, किस प्रकार की जलवायु है। मृदा, आईसीआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारत में 8 प्रकार की मृदा बताई है, उनमें से वहां कौन सी मृदा पाई जा रही है। जल परियोजनाएं कौन सी पाई जा रही हैं। अब नदियां जब हम पढ़ेंगे तो जल परियोजनाएं भी कवर करेंगे। ये जल परियोजना आपका आर्थिक पक्ष भी रखती हैं, तो आप उनको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। वन कौन से हो रहे हैं वहां पे, वन वनस्पति वन है, उसी प्रकार की जैव विविधता पाई जाएगी। जैसे हम दक्कन के पठार की बात करें तो वहां उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, मतलब वहां सघन वन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाएंगे। खनिज, खनिज जैसे कि धारवाड़ का पठार है, धात्विक खनिज पाए जाएंगे, धारवाड़ की चट्टानों में धात्विक खनिज मिलते हैं। तो वो आर्थिक में आप बता देंगे, आर्थिक क्षेत्र में आप जो इकोनॉमी में 3 सेक्टर पढ़ते हैं, एग्री जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है, उसको हम या तो क्षेत्र वाइज बता सकते हैं या फिर हम ऐसे बता सकते हैं, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र का योगदान प्लस खनिज। सांस्कृतिक में आप भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, राजवंश पढ़ेंगे, उनने वहां पे क्या निर्माण कराया ये बताएंगे, और इसी से रिलेट करके आप पर्यटन बता देंगे वहां पे। ठीक है। समस्याएं, हर क्षेत्र की एक समस्या है। यदि हम मध्य भारत के पठार की बात करें तो वहां अपर्दन एक समस्या है। ठीक है। जो जलवायु है वहां की, वो बिल्कुल एक्सट्रीम जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, तो वो वहां पे एक समस्या है। संभावनाएं क्या है, उस क्षेत्र में क्या ऐसा विशेष है, संभावनाएं क्या बताना होता है हमें। संभावनाओं में हमें ये बताना होता है कि उस किसी भी क्षेत्र की जिसकी चर्चा की जा रही है उसमें विशेष क्या है, क्या आगे हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या विकास में वो योगदान दे सकता है किसी तरीके से, तो वो बताना होता है। और हर क्षेत्र का कोई विशेष महत्व होता है। भले ही चंबल के वेटलैंड हमारे लिए हमें लगता है कि वो उपयोगी नहीं है, लेकिन यदि हम उसमें सीढ़ीदार कृषि करने लगे तो वो उपयोगी हो जाएंगे। ये वहां की संभावना है और यही उसका महत्व है कि हमें एक ऐसी भूमि मिल रही है जिसका हम उपयोग आगे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे चंबल का वेटलैंड है, वहां पे कैल्शियम बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो जो आंवले की कृषि होती है उसके बहुत अनुकूल मृदा है। मतलब अगर कुछ नेगेटिव पक्ष है तो कुछ पॉजिटिव पक्ष होगा, उसी को हम पॉजिटिव में या महत्व में कवर कर देंगे। जैसे कि इससे कुछ क्वेश्चन आए हैं, मलाबार तट के बारे में पूछा गया है, तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में जानकारी पूछी गई है। उत्तर का मैदान का प्रादेशिक विभाजन, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2016 में भी आया है, 2021 में भी आया है।
रॉयल सीमा का पठार अभी लेटेस्ट तो नहीं आया है, लेकिन 2015-16 ऐसे आ चुका है पुराने सिलेबस में। दंडकारण्य आ चुका है। प्रायद्वीपीय पठार 2024 में ही इसके बारे में पूछा गया था। तो इस तरीके से जब आपको एक क्षेत्र आता है और मान लीजिए 7 नंबर में आ रहा है, तब तो हम कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह करके उसको बता सकते हैं। यदि दंडकारण्य आपसे 10 नंबर में पूछ लिया जाए, तो आप उसका ऐतिहासिक महत्व में दंडक वन के बारे में बता सकते हैं, वहां की वनस्पति के बारे में, जो हमने पीछे डील किया, जो हेडिंग देखी उसके साथ आप इसको इजीली डील कर पाएंगे। जब भी किसी भी क्वेश्चन में आप डायमेंशन तोड़ देते हैं ना, हमने यहाँ अभी पिछले उसमें 15 डायमेंशन देखे, 15 डायमेंशन में आपको एक एक लाइन तो याद आएगी, वो एक लाइन लिखेंगे तो आपकी 15 लाइन भरती हैं। और हमें 7 मार्कर जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 12-13 लाइन आने वाली हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नदियां, और मध्य प्रदेश और भारत दोनों की नदियों का उल्लेख किया गया है। बराक नदी के बारे में अभी पिछले पेपर में क्वेश्चन आया था कि ये कहाँ से प्रवाहित होती है, नॉर्थ ईस्ट वाली जो नदी है उसके बारे में। तो हमें नदियों को जब भी पढ़ना है उनको मैप बना करके पढ़ना है। जैसे कि आपने आपने देखा कि यहाँ नर्मदा है, फिर ताप्ती है, इसके बाद यहाँ गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी नदी है, वेगई है, इधर पेरियार है, फिर जो हमारी गोवा की नदी है इनको बताएंगे, ज्वारी नदी को। इस तरीके से आप मैप में तैयार कीजिएगा। मैप में जो मैप आते हैं आपके मार्केट में, जो स्टेट वाले पॉलिटिकल मैप मिलते हैं, उनमें नदियों को बनाइएगा ताकि स्टेट भी क्लियर हो जाए, तो वो याद करने में भी आपको आसान हो जाएगा। इसमें हम डायमेंशंस क्या क्या रख सकते हैं, उद्गम कहाँ से हुआ है, उसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, और वो समापन कहाँ से हो रही है। लंबाई हो सकता है आपको कुछ बड़ी बड़ी नदियों की याद हो, लेकिन कुछ की नहीं याद हो। सहायक नदियां हमें उनकी याद करनी है, स्पेशली एमपी में मेंशन्ड है कि सहायक नदियों का वर्ण जानकारी, तो इसलिए हम सहायक नदियां मध्य प्रदेश की नदियों की बहुत अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि हर बार प्रीलिम्स में हम देख रहे हैं कि एक ना एक ऐसा फैक्ट आ जा रहा है नदियों से रिलेटेड, सहायक नदियों से रिलेटेड, जो थोड़ा टफ है। अपवाह प्रतिरूप कैसा है, उसका आयताकार है, वृक्षाकार है, रेडियल है, कैसा है, उसमें परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि चंबल नदी घाटी 3 डैम बनाए गए हैं, 3 परियोजना उस पर संचालित, गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। तो इस तरीके से, और ये चीजें हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से याद करनी है। हर ये जो चीजें हैं ना, लगभग सभी आपके कोई ना कोई टॉपिक में है। परियोजना आप सिंचाई में कवर करेंगे ही, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाँ ये चीज इससे भी रिलेट करती है, तो हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं जब क्वेश्चन आए। विशेषताएं, उस पर्टिकुलर नदी की क्या विशेषता है, जैसे नर्मदा जी को जीवन दायिनी कहा जाता है या जीवन रेखा कहा जाता है, गंगा नदी को कहा जाता है, चंबल में घड़ियाल मिलते हैं हमें, केन नदी को सबसे सुंदर नदी कहा जाता है, बेतवा को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है, जो दक्षिण की गंगा गोदावरी या बूढ़ी नदी गोदावरी। तो इस तरीके के जो विशेष फैक्ट है उनको कवर करेंगे हम। इसके बाद इसका महत्व बताएंगे। अब कोई भी नदी है सिंचाई के लिए जल देगी, अगर उस पर कोई परियोजना है तो वो बहुउद्देशीय परियोजना होगी, मतलब मछली पालन में सहयोग करेगी, विद्युत उत्पादन में सहयोग करेगी। तो जो बेसिक हर नदी का सेम महत्व होता है, अगर कोई विशेष है तो उसको हम अलग से फैक्ट देंगे, बाकी हम सेम तो चीजें लिख सकते हैं, मत्स्य सिंचाई, इसके बाद उसका धार्मिक महत्व। नेक्स्ट है हमारा झीलें। जैसे आपको झील क्या होती है, इसके अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं, जैसे बजादा जो या बहादा जो कहा जाता है, राजस्थान वाली झीलें हैं। फिर विवर्तनिक प्रक्रिया से, जैसे कि ये हमारी जम्मू कश्मीर की जो झील है। फिर इसके बाद ज्वालामुखी झील, लोनार झील है, लैंगून झील है, जिन्हें कयाल, ये कयाल टॉपिक अलग से भी आ सकता है आपको 2 नंबर में लिखने के लिए कि कयाल क्या है। तो कयाल जो है वो केरल के तट पे स्थित लैंगून है। अब आपको मान लीजिए कोई एक झील आ गई, अब एक झील 7 मार्कर में आ गई, जैसा कि एक्सपीरियंस हमारा रहा है, अरल सागर जो है वो 7 मार्कर में आ चुका है, कब, 2021 में। ठीक है, तो अगर कोई एक झील आ गई तो आप क्या क्या डायमेंशन लिख सकते हैं, पहले तो झील उसके बारे में परिभाषा, या यहाँ पे अगर झील कोई झील पर्टिकुलर दी है तो उसका परिचय दे देंगे।
वो कहाँ स्थित है, किस प्रकार की झील है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया से, विवर्तनिक क्रिया से, या वो अवशेषी झील है, किसी जलीय क्षेत्र से अवशिष्ट से छूट करके बनी है, या फिर वो गोखुर झील है। झीलों के जो हम प्रकार पढ़ेंगे, इसी में बहुत सारे प्रकार हैं, कुछ मैंने यहाँ एग्जाम्पल में आपको बताए हैं। ठीक है, उदाहरण ये वाले सेक्शन में आएंगे कि कोई भी झील आप डील कर रहे हैं तो उसका उदाहरण दीजिए। फिर विशेषता, जल प्रकृति कैसी है, खारे जल की झील है कि मीठे जल की झील है, प्राकृतिक झील है, मानवीय झील है। फिर इसका महत्व क्या है, तो झीलों का महत्व क्या हो सकता है, जैसे हम नदियों का या किसी भी जलाशय का महत्व देखते हैं, वही झीलों का महत्व होता है। मछली पालन के लिए कर सकते हैं हम झीलों का हम परिवहन के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका मृदा। तो मृदा आपकी भारत में, मध्य प्रदेश में, जो भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जा रही है, उन्हीं में से 5 प्रकार की मध्य प्रदेश में पाई जा रही है, अलग से तो है नहीं। तो हम उसका बेसिक कंटेंट इंडियन कवर करेंगे तभी कर लेंगे, सिर्फ एरिया एमपी में कवर करेंगे। आईसीएआर ने 8 प्रकार की मृदा बताई है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। इसका निर्माण कैसे होता है ये बताएंगे हम, जैसे काली मिट्टी लावा से बनती है। इसके गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जैविक गुण। भौतिक गुण मतलब उनका रंग कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, जल धारण क्षमता कैसी है। रासायनिक गुण, उसमें कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जा रहे हैं, एनपीके का अनुपात क्या है। फिर उसके जैविक गुण, मृदा जीवों का अनुपात क्या है, ह्यूमस की स्थिति क्या है, ये बताएंगे। मृदा में परिवहन, ऊर्ध्वाधर परिवहन, क्षैतिज परिवहन होता है, और परिवहन से ही लीचिंग के माध्यम से लेटेराइट मृदा बनती है। तो ये चीजें बताएंगे हम। मृदा निर्माण, जैसे मृदा निर्माण का टॉपिक है, ये मुझे मैंने अपने नोट्स में बना रखा था, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। इस तरीके से आप कहीं भी आपको अगर स्कोप लग रहा है तो पहले से ही फ्लो चार्ट बना करके रखिएगा, ताकि आप इजीली इन चीजों को पेपर में डाल पाए, क्योंकि एकदम से आप वहां पे इनको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे चट्टान है, चट्टान का अपक्ष हुआ, कणिकीय पदार्थ बना, कणिकीय पदार्थ का अपरदन हुआ, तो जो मूल मृदा है जिसमें अभी सिर्फ चट्टानी पदार्थ के गुण हैं, वो मूल मृदा बनेगी। दूसरे हिस्से में जो वनस्पतियां हैं हमारी, वो अपघटित होंगी। चट्टानों का अपक्ष होगा, लेकिन वनस्पतियों का क्या होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये अपघटन है। अपघटन होगा जिससे ह्यूमस बनेगा, और इन दोनों को मिलाकर के बनती है हमारी उर्वर मृदा। तो इस तरीके के आप जो फ्लो चार्ट हैं या डायग्राम्स हैं, ये चीजें अपने सिलेबस में ही इंक्लूड करें, सॉरी आप अपने नोट्स में ही इंक्लूड करेंगे। अब जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि आप जहाँ पे सब हेडिंग सेम आनी है तो वहाँ टेबल से डील कर सकते हैं। तो आप मृदा को इस तरीके से अपने नोट्स में ही जब लिखेंगे, तो आपको जब क्वेश्चन आएगा भारतीय मृदाओं पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें मैं किस तरीके का डायमेंशन दूं। नेक्स्ट है हमारा अपर्दन। मध्य प्रदेश की मृदाओं के साथ एक टॉपिक दिया गया है आपको अपर्दन का। तो आपको इसमें क्या होता है अपर्दन, इसके कारण क्या है। कुछ प्राकृतिक कारण हो सकते हैं जैसे कि तीव्र वर्षा, कुछ मानवीय कारण हो सकते हैं जैसे कि खनन, कुछ क्षेत्र होंगे उनमें उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो अपर्दन हो रहा है उसका कुछ विशेष कारण होगा, वो बताएंगे हम। इनको दो, एमपी के भी हम बताएंगे, इंडिया के भी बताएंगे। उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, कृषि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मृदा उर्वर नहीं रहेगी हमारी कृषि, उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई अन्य प्रभाव जो आप बताना चाहें। संरक्षण, संरक्षण किस कारण से हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम संरक्षण बताएंगे। जैसे कि आप यांत्रिक, यांत्रिक में मतलब कि कोई आप जैसे मेड़बंदी कर दी आपने, जैविक आपने मल्चिंग कर दी, पलवार लगा दी, सामाजिक लोकवानिकी कर दी आपने लोगों के साथ मिलकर के। अब जैसे ये टॉपिक था प्रमुख क्षेत्र और उसके कारण, तो एमपी, मुझे लगा कि एमपी में हमारे पास सीधे टॉपिक आ सकता है, तो हमने एक मैप बना लिया। जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर जो है हम बता सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे उत्खनन तीव्र होता है, और उत्खनन के कारण जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि मृदा अपरदन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद उत्तरी क्षेत्र, अवनाली का अपरदन हम जानते हैं चंबल नदी का जो होता है। फिर ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे जो है बालाघाट वाले रीजन में पर्वतीय क्षेत्र है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो इसलिए आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अत्यधिक वर्षा के कारण होता है।
जैसे हमारा मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में हम बता सकते हैं कि हमारा जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ खनन के कारण मृदा अपरदन हो रहा है, ठीक है, जो कोयला खनन हो रहा है। इसके बाद जो उत्तरी क्षेत्र है हमारा, यहाँ अवनालिका अपरदन के कारण दिक्कत आ रही है हमें। वहीं हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी है, यहाँ पे जो है अत्यधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। ओवरऑल देखें वैसे स्थान के आधार पर पचमढ़ी में होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा हमारे ये वाले एरिया में होती है। तो यहाँ पे हम बता देंगे तीव्र वर्षा के कारण अपर्दन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंडिया में भी जलवायु, ऋतु, तापमान, वर्षा, ये पूछा गया है, सेम मध्य प्रदेश में पूछा गया है। तो ऋतुएं, ऋतुओं में हम क्या क्या लिख सकते हैं? ऋतुएं जो है उनका समय कौन सा है, किस समय से किस समय तक, कौन से मंथ है। 6 ऋतुएं हैं, 2-2 महीने की होती हैं। तो इसमें यदि आपको जनवरी फरवरी करके याद है तो वो भी यूज कर सकते हैं आप, और हिंदी महीने याद है तो वो भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप बताएंगे कि उस ऋतु में तापमान कैसा रहता है, उस ऋतु का हाईएस्ट टेम्परेचर क्या रहेगा, लोएस्ट टेम्परेचर। जैसे हम गर्मियों की ऋतु देखते हैं तो हाईएस्ट टेम्परेचर 42-43 तक चला जाता है, और यदि हम लोएस्ट टेम्परेचर देखते हैं तो वो क्या रहता है हमारा, वो भी लगभग 25 से 30 डिग्री के बीच में बना रहता है। फिर इसके बाद आप वर्षा बताएंगे कि उस ऋतु में वर्षा होती है या नहीं होती है। जैसे कि आप देखेंगे शरद ऋतु में, शरद ऋतु में मावठ होता है। जब आप जो हेमंत ऋतु है हमारी, जो ग्रीष्म काल से पहले की ऋतु है, उसमें हम देखेंगे कि वहां पे प्री मानसून शावर होता है हमारा, तो वो बताएंगे हम। ऋतु का विशेष नाम यदि है, जैसे कि गर्मियों को योनाला कहते हैं हम, सर्दियों को शियाला कहते हैं, बरसात के मौसम को चौमासा कहते हैं, तो वो विशेष नाम हम बता सकते हैं। उस ऋतु में कौन सी फसल हो रही है, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप कृषि में पढ़ेंगे, जायद की फसल होती है, रवि की होती है, खरीफ की होती है। रवि की फसल गर्मियां आने पर पक जाती है, तो ऋतु के अनुसार इस सीजन में कौन सी फसल बोई जाती है, या कौन सी फसल काटी जाती है, या कौन सी फसल इस समय पक रही होती है, वो बता देंगे हम। और कोई भी विशेष जानकारी जो आपको उस पर्टिकुलर ऋतु के बारे में है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तापमान। तापमान में आप क्या क्या बताएंगे? तापमान में आप उसका वितरण विशेष रूप से तैयार करेंगे। हमारे यहाँ शीत ऋतु में तापमान का वितरण क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान का वितरण क्या होता है, सबसे ज्यादा तापमान किस स्थल पर होता है, ये 2 नंबर में सीधा 2 नंबर में ये सीधे क्वेश्चन उठ करके आ सकता है। सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है, न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है, और उसके बारे में विशेष तथ्य। वर्षा में क्या क्या करेंगे आप? वर्षा के बेसिक फैक्ट, उसका महत्व क्या होता है, ये सब चीजें तैयार करेंगे। लेकिन इसमें अलग क्या करना है आपको? आपको करना है वर्षा का वितरण, और मैप के थ्रू। और वर्षा का वितरण, सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा क्षेत्र, औसत वर्षा क्षेत्र, औसत से कम वर्षा क्षेत्र। इस तरीके से आप 4 डिवीजन नॉर्मली देखे जाते हैं, उनको वहां पे मात्रा क्या है और विशेष तथ्य वर्षा के बारे में, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। क्योंकि जब से 2 मार्कर हुए हैं, 3 मार्कर, तब से हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे फैक्ट आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे बेसिक फैक्ट हैं, जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, उनको भी तैयार रखें। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मानसून की उत्पत्ति। अब मानसून की उत्पत्ति में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है? मानसून की उत्पत्ति जो है, इससे संबंधित पहले तो ये होती क्या है, फिर इससे संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। तापीय सिद्धांत है, गति गतिक सिद्धांत है, ये सारे सिद्धांत कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद इसको प्रभावित करने वाले, मानसून को क्या क्या प्रभावित कर रहा है, भौतिक कारक होंगे, कुछ जलवायु कारक होंगे। इस तरीके से भौतिक कारक, स्थल जल का वितरण, जलवायु कारक, तापमान, वर्षा, ये सब चीजें। फिर प्रक्रिया, प्रभावी कारक में आप भौतिक कारक बताएंगे, जलवायु कारक बताएंगे। इसके बाद आप बताएंगे प्रक्रिया। प्रक्रिया में आप बताएंगे कि उत्पत्ति कैसे हो रही है, कहाँ से मानसून शुरू हो रहा है, ईस्टर्ली जेट कब चल रही हैं, फिर वेस्टर्ली जेट कब चल रही हैं, वो विस्थापित कब हो रही है। ये जो पूरी प्रक्रिया है उत्पत्ति की, वो बताएंगे। मानसून का आगमन बताएंगे। आगमन के बाद जब मानसून भारत में प्रवेश करता है तो वो 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, वो दोनों शाखाएं उत्तर के मैदान में जाकर के मिलती हैं, ये सारी चीजें कवर करेंगे। फिर निवर्तन, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, मतलब मानसून का वापस जाना। तो वापस जाने से संबंधित, जैसे तमिलनाडु के तट पे वर्षा कराती हैं तो नमी कहाँ से आती है, ये चीजें आप इसमें कवर करेंगे। चौथा है भारतीय मानसून की विशेषताएं बताएंगे आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऊपरी वायु संचरण
ऊपरी वायु संचरण में क्या आता है? जेट। इसमें ये जेट स्ट्रीम आती हैं। जेट स्ट्रीम क्या होती हैं? ये जो क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली तीव्र पवनें जो है वो, उसके बारे में हम बताएंगे क्या होती हैं, इसको परिभाषा बताएंगे, उसके प्रकार बताएंगे। हम देखते हैं ध्रुवीय जेट स्ट्रीम होती है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट होती है, इसके अलावा ईस्टर्ली जेट होती है, सोमाली जेट होती हैं। तो इस तरीके से इसके डिवीजन कौन कौन से हैं, ये किस क्षेत्र में मिल रही हैं हमको, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, फिर इनकी दिशा क्या है। अब जैसे देखिए, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट मतलब वेस्ट से आ रही होगी, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट मतलब ये यहाँ जब बनती है तो वो ईस्ट से आती है। ये भारतीय मानसून की विशेषता है। तो हम इनकी दिशा बताएंगे, ईस्टर्ली है मतलब ईस्ट से आ रही होगी, ईस्ट से वेस्ट, इसकी दिशा बताएंगे और भारतीय मानसून पर इनका प्रभाव बताएंगे। भारतीय मानसून पर मुख्य रूप से तीन, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, जब ये हिमालय पे होती है तो हमारे यहाँ मानसून कमजोर होता है क्योंकि लो प्रेशर नहीं बन पाता उत्तर में। ईस्टर्ली जेट, ईस्टर्ली जेट लो प्रेशर क्रिएट करती है। सोमाली जेट जो मानसूनी हवाएं हैं उनको हमारे जो भारतीय प्रायद्वीप है उसकी ओर लाने में मदद करती है। तो इस तरीके से हम इनके बारे में बेसिक नॉलेज बताएंगे। फिर इसके बाद है आपकी जलवायु। जलवायु, जलवायु में आपको क्या क्या, ये क्या होती है? पहले तो लगभग 30 वर्षों का औसत मौसमी दशाएं होती हैं। ठीक है, ये फैक्ट है ऐसे जो आपको लिखने होते हैं। जलवायु प्रदेश कोई आता है तो वो भारत में जलवायु प्रदेश कोपेन के आधार पर बता सकते हैं, थॉर्नथ्वेट के आधार पर बता सकते हैं, या सामान्य जो हम डिवीजन करते हैं वो बता सकते हैं। अब जलवायु प्रदेश में हमें क्या क्या लिखना है? कोई भी एक जलवायु प्रदेश हम देखते हैं कि सीधे सीधे पूछ लिया उन्होंने, BWH पूछा था उन्होंने। तो ये क्या है, इसमें हमें क्या क्या वर्णन, ये किस क्षेत्र में मिल रहा है, यहाँ तापमान कौन सा होता है, वर्षा कौन सी होती है, वनस्पति कौन सी होती है। जैसे कि थॉर्नथ्वेट और कोपेन, इनने इन मूल रूप से इन तीन चीजों के आधार बना करके ही डिवीजन दिया है। फिर इसके बाद जलवायु परिवर्तन, वैसे तो ये जो हम थर्ड पेपर में पर्यावरण का टॉपिक है वहां पे भी कवर करते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखनी है, जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके कारण क्या है, कारण में आप मानवीय कारण बताएंगे, अलग से प्राकृतिक कारण बताएंगे आप, वर्तमान स्थिति आईपीसीसी की रिपोर्ट को आप यहाँ यूज करेंगे कि आईपीसीसी ने वर्तमान में क्या कहा है। फिर इसके बाद आप इसके परिणाम बताएंगे, प्रभाव बताएंगे। तो प्रभाव जब भी पर्यावरण वाले टॉपिक में किसी भी चीज पे, तो आप व्यक्तिगत जीवन पे बता सकते हैं, व्यक्तियों पे कोई रोग होगा, कोई समस्या होगी, वो समुदाय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। समुदाय में सिर्फ मानव नहीं आता है, पर्यावरणीय स्थिति से हम देखते हैं तो इसमें वृक्ष और जीव दोनों आते हैं, वनस्पति और जीव जंतु, ये सभी समुदाय के अंतर्गत आ जाते हैं। कृषि पर आपका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जैसे कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो कोई भी क्रॉप है वो पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि टेम्परेचर, हिमालय का जो टेम्परेचर हमारा 20-22 के अप्रोक्स बना रहता है, वहां पे 25 के अप्रोक्स टेम्परेचर बढ़ जाए तो वहां की क्रॉप पोलवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी, मतलब हिमालय में थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगेंगी। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, इसमें मान लीजिए जो चीज यहाँ पे टेम्परेचर, भूमध्य रेखा पे जो टेम्परेचर पाया जाता है, ये टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाता है, तो ये जो चीजें हैं यहाँ से इधर पोलवर्ड शिफ्ट होने लगेंगी, जो वनस्पतियां हैं उनके लिए यहाँ अनुकूल दशाएं नहीं रह जाएंगी। तो इसी तरीके से वेजिटेशन जो है हमारा पोलवर्ड शिफ्ट होगा। फिर पोल्स पे क्या होगा? टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हमारे पोल्स पे क्या होगा? पोल्स पे हमारी जो आइसबर्ग्स हैं ये पिघलने लगेगी, आइस जो बर्फ है वो पिघलने लगेगी, तो इससे भी अलग समस्या उत्पन्न होंगी। तो इस तरीके से हम बताएंगे उसको। फिर हम बताएंगे अर्थव्यवस्था पे, जब कृषि में समस्या होगी, जीव जंतुओं को समस्या होगी, जैव विविधता को समस्या होगी, तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, मानसून अनियमितता होगी। अब आपने प्रभाव, आपको केवल प्रभाव लिखने के लिए 7 नंबर में पूछ लिया, आपने इन 5 डायमेंशन 6 डायमेंशन में अलग अलग लिखा, 6 डायमेंशन में 6 पॉइंट भी लिखे आपने, सफिशियंट है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जलवायु घटनाएं जो हमारी अलग से दी हुई हैं, अल नीनो, ला नीनो या सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ये जो दी हुई हैं, जो इंडियन ओशन डायपोल, इनको हम कवर करेंगे। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पहले तो परिचय, किस प्रकार की घटना है, ये महासागरीय है कि जलवायु घटना है, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है। फिर इसके बाद
इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, फिर भारतीय मानसून, क्योंकि हमें हर चीज को भारतीय मानसून, जलवायु में जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसको भारतीय मानसून के पर्सपेक्ट से एक बार कवर करना पड़ेगा कि उसका भारतीय मानसून से क्या संबंध है। तो ये जो जलवायु घटना है ये नॉर्मली 2 नंबर में पूछी जा सकती है सीधे, या फिर एक घटना को 7 मार्कर में अलग से पूछा जा सकता है। तो जब आप इतने पॉइंट्स में लिखेंगे जल मानसून पर, आप 2 से 3 प्रभाव जब लिखेंगे तो आप इजीली बता पाएंगे कि हाँ ये 7 नंबर का जो है 10 से 12 लाइन का जो आप कंटेंट है वो कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद है आपका कृषि, यहाँ से यूनिट 2 स्टार्ट हो जाती है आपकी कृषि, एमपी की कृषि। इसमें श्रीयन अलग से आपको टॉपिक दिया गया है। अब जब आपको कृषि है तो कृषि में आप कोई भी बुक पढ़ेंगे वहां बेसिक चीजें तो दी रहती हैं, कृषि उससे संबंधित क्या समस्या है, कौन सी क्रॉप होती है, किस किस प्रकार की क्रॉप होती है, कौन से सीजन, ये सारा बेसिक नॉलेज आप जहां भी पढ़ेंगे वहां मिल जाएगा। लेकिन समस्या कहाँ आती है, जब कोई भी एक पर्टिकुलर क्रॉप दे दी जाए। मध्य प्रदेश में एक बेसिक क्वेश्चन जो नॉर्मली आता है वो सोयाबीन क्षेत्र को लेकर के आता है, सोयाबीन पर टिप्पणी करने को, सोयाबीन उत्पादन को लेकर के, वितरण को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के क्वेश्चन आता है। तो हमें एक क्रॉप को कैसे डील करना है 7 मार्कर में, उसका परिचय देंगे, वो रबी की क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप है या फिर जायद की क्रॉप है। इसके बाद उसका तापमान किस टेम्परेचर पर होती है, क्योंकि आपको पता है कि पर्टिकुलर रबी की क्रॉप जो है वो सर्दियों में लगाई जाती है और पकती इस समय है। तो आप बता सकते हैं कि इसके पकने के लिए टेम्परेचर कौन सा चाहिए और लगाने के लिए टेम्परेचर कौन सा चाहिए। ठीक है। फिर वर्षा, तो आपको अलग से मत बताइए वर्षा, आप उस सीजन की वर्षा देख लीजिए कि कितनी वर्षा होती है या फिर उसको सिंचाई की जरूरत पड़ती है, उसको बता दीजिए। आप मृदा, आपने देखा कि मालवा क्षेत्र में सोयाबीन होता है तो आपने देखा कि हाँ तो काली मृदा पाई जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके लिए काली मृदा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रैक्टिकल भी जो अपने आसपास सुनते हैं उस नॉलेज को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उत्पादन, इसमें आपको 2 चीजें लिखनी होंगी, मध्य प्रदेश में कितना उत्पादन हो रहा है, भारत में कितना उत्पादन हो रहा है, मिलियन टन, मीट्रिक टन में। फिर इसका वितरण, कौन कौन सी क्रॉप किस किस क्षेत्र में मिल रही है, और इसी में वितरण में आपको रैंकिंग भी करनी है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की। जब आप एमपी पढ़ेंगे तो डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग कर लेंगे, और जब आप इंडिया पढ़ेंगे तो आप स्टेट रैंकिंग करेंगे। उससे संबंधित उद्योग कौन कौन से हैं, फिर कोई अन्य जानकारी, और ये पर्टिकुलर अलग से आपको यहाँ पे अगर आपको पर्टिकुलर क्रॉप से रिलेटेड कोई योजना याद नहीं भी आ रही है तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप कोई भी योजना जो कृषि से रिलेटेड है तो आप उसको बता सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो वो चीजें आप यहाँ पे सामान्य चीजें भी बता सकते हैं। एक हमारा श्री अन्न टॉपिक है, श्री अन्न टॉपिक में भी हम कोई अन्न विशेष पूछा जाता है तो इसी तरीके से कवर करेंगे, लेकिन हम उसमें स्पेशल फैक्ट कुछ कवर कर लेंगे, उससे रिलेटेड कार्यक्रम, जैसे कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है। फिर उसका महत्व क्या है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो बताएंगे हम। इसके बाद सिंचाई टू तकनीक, सिंचाई की तकनीक क्या है, स्रोत कौन कौन से हैं, परियोजनाएं, सेम चीज एमपी में भी पूछी गई है। तो परियोजना जब आपसे कोई भी एक पूछी जाती है, ये चीजें तो आपको बेसिकली कवर करनी है, लेकिन जब आपसे पर्टिकुलर एक ही परियोजना पूछ ली जाए तब क्या करें। ये 2 मार्कर में भी हो सकता है, 7 मार्कर में। 2 मार्कर में होगा तो हम ये चीजें लिखेंगे, एक कोई भी पॉइंट यहाँ लिख करके, एक कोई भी पॉइंट यहाँ लिख करके खत्म कर देंगे हम। हमारे पास 4 लाइन होती है, नदी और स्थान एक लाइन में बन जाएगा, दूसरी लाइन में प्रारंभ बता सकते हैं हम, महत्व एक लाइन में एक पॉइंट महत्व का बता सकते हैं, और कोई विशेष जानकारी, जैसे कि आपसे चंबल नदी घाटी परियोजना पूछी जाती है तो आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। तो ऐसे विशेष कोई भी फैक्ट जो उससे रिलेटेड हो वो। ठीक है। इसके बाद स्रोत, सिंचाई के स्रोत क्या हैं, स्रोत हमें पता है कि मूल रूप से नलकूप होते हैं, तालाब होते हैं, ठीक है, और नहर या बांध। ठीक है। अब इन पर्टिकुलर नल जो स्रोत हैं इनका परिचय, इनका योगदान प्रतिशत, सबसे ज्यादा हमारा नलकूप का होता है 60 से 70% के अप्रोक्स। इसका लाभ क्या है, जैसे नहर है तो नहर जो शुष्क मौसम होता है वो उसमें भी हमें सिंचाई के लिए सहायता करता है। फिर इसकी समस्याएं बता देंगे, जैसे कि आपने बात की
जो नहर है, अब पठारी क्षेत्रों में नहरें बनाना थोड़ा टफ है, क्योंकि पानी को थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो समस्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अलग से एक टॉपिक है हमारा सिंचाई की तकनीक है। तो तकनीकें अलग अलग तकनीक है, इसमें से कुछ तकनीकें हमने इजराइल से ली हैं, तो उसका जिक्र करेंगे हमने कहाँ से तकनीकें ली हैं। जैसे कि एक हमारे यहाँ पुराना है बैम्बू इरिगेशन। बैम्बू इरिगेशन जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में बांस को काट करके और उससे छोटी छोटी पतली पतली नलियों सी बना करके और खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां झरने हैं, झरनों से डायरेक्ट जो डाउनवर्ड है नीचे वाले क्षेत्र में पानी को पहुंचाने के लिए पर्टिकुलर एरिया में बैम्बू इरिगेशन यूज कर लिया जाता है। तो हम इसको बताएंगे। जैसे ड्रिप इरिगेशन है, इजराइल से लेके आए, हम उसको बताएंगे, उसकी विशेष जानकारी देंगे, उसका परिचय देंगे, लाभ क्या होता है। तो कोई भी अगर जो दक्ष सिंचाई तकनीक है उसका लाभ क्या होगा? कम से कम जल में अधिक से अधिक उत्पादन, या अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं, जल का वेस्टेज कम हो रहा है। समस्याएं क्या होंगी किसी भी साथ? अब जैसे फ्लड इरिगेशन है, जिसमें हम मेड़ बना करके किसी भी खेत की और उसमें पानी भर देते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इवेपोरेशन होता है, ठीक है, जिसके कारण जल की हानि होती है। वहीं यदि हम ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो ये टेक्निकल चीजें हैं, पहले तो कृषक को समझ में नहीं आता है कि इसको किस तरीके से यूज करना है। अगर समझ में भी आ जाता है तो एक समस्या ये होती है कि इसमें पैसा बहुत लगता है, और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ के लगभग 60 से 70% किसान जो है वो सीमांत कृषक हैं। मैक्सिमम कृषक जो है वो सीमांत या लघु कृषक के अंतर्गत आ जाते हैं। अनुकूल क्षेत्र उसके लिए कौन कौन से हैं? अब आप पठारी क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन इजीली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो पाइप लगाने होते हैं उनके लिए भी प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है। तो वो सब चीजें बताएंगे आप। खाद्य सुरक्षा एक टॉपिक है हमारा। खाद्य सुरक्षा या किसी भी चीज की सुरक्षा, सुरक्षा उपलब्ध कराना मतलब क्या? एक तो वो वहनीय कीमत पे उपलब्ध हो, लंबे समय तक उपलब्ध हो, स्थिरता मतलब लंबे समय तक उपलब्ध हो, पहुंच मतलब व्यक्ति इजीली उसको जाकर के ले सके। तो चाहे आपकी खाद्य सुरक्षा है, चाहे वैक्सीन सुरक्षा है, कोई भी सुरक्षा है, उसका बेसिक ये तीन चीजें होती हैं उसमें। अब खाद्य सुरक्षा क्या होती है, इसके पहलू मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक मतलब क्या? एक व्यक्ति को जितना भोजन क्वांटिटी में मिलना चाहिए, जितने किलो उसको अन्न मिलना चाहिए उतने किलो मिल रहा है कि नहीं। गुणात्मक क्या? मान लीजिए हमारा पीडीएस सिस्टम है, हम देखते हैं कि इसमें अन्न का वेटेज ज्यादा है, दलहन का वेटेज कम है। तो क्या पूर्ण पोषण दे रहा है केवल अन्न वाला पीडीएस सिस्टम? नहीं दे रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट इसमें दलहन को इंक्लूड कर रही है। तो इस चीज को कि ये मात्रात्मक रूप से मात्रा तो उतनी दे रहा है जितनी बॉडी की जरूरत है, एक व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन क्या वो उतने गुणवत्ता रख रहा है? इसमें आयाम बताएंगे हम, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों हमें लोगों को फूड सिक्योरिटी आज भी प्रोवाइड करानी पड़ रही है, ठीक है, समस्याएं क्या आ रही हैं, हम क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहे, क्यों क्यों नहीं प्रोवाइड करा पा रहे चाह कर भी? क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जो अ, हमारा स्टोरेज है या वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे यहाँ अन्न का। समाधान क्या हो सकते हैं उसके, कैसे हम? तो इसमें एक हम फोर्टिफिकेशन, जो हमारा पोषण वाली समस्या है उसके लिए फूड फोर्टिफिकेशन बता सकते हैं। इसके अलावा आप क्या बता सकते हैं समाधान में? जो भी वेस्टेज हो रहा है अन्न का उसको हम धीरे धीरे यूज करें और उसका प्रॉपर चैनल के थ्रू लोगों तक उसको पहुंचाएं, सहकारी समितियों के माध्यम से। सरकारी प्रयास क्या किए गए? फूड सेफ्टी एक्ट है 2013 का, इस तरीके की जो भी अंत्योदय अन्न योजना है, या 2007 की जो योजना है, इन सब चीजों को आप यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति, ये अलग से टॉपिक है आपका। नामकरण विलियम गॉड महोदय ने किया था इसका, लेकिन इसके जनक बताएंगे हम। विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग जी। और भारत में कौन है? एम एस स्वामीनाथन जी। विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की गई थी, वो किस किस क्षेत्र में इसको लेकर के आया गया, कौन कौन सी क्रॉप इसमें शामिल की गई, इसके चरण कौन कौन से रहे, ठीक है। फिर इसके बाद प्रभाव, जब आप प्रभाव की चर्चा करेंगे तो आप बताएंगे कि पॉजिटिव क्या रहा इससे, हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा बढ़ी। नेगेटिव में क्या आया इसमें? नेगेटिव में जो है एक जो निम्न मध्यम वर्ग था कृषक,
वो इसका उपयोग नहीं कर पाया क्योंकि इसमें जो बीज थे, इसमें क्या क्या था, बीज था, तकनीक थी, ठीक है, और उर्वरक था। जब इन चीजों को कोई कृषक यूज करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, वित्त चाहिए। और हमारा निम्न मध्यम वर्ग के कृषक के पास इसके लिए वित्त उपलब्ध नहीं था, तो वो पिछड़ गया, ये इसका नेगेटिव रहा। एक ये चीज प्रदूषण दे करके गया। तो इस तरीके से जो समस्याएं रही वो बताएंगे हम, उपलब्धियां क्या रही इसकी उस पर चर्चा करेंगे हम, और निष्कर्ष। निष्कर्ष को आप, जैसे हमने देखा कि कुछ नेगेटिव रहे इसके प्रभाव, तो हम जो वर्तमान में सतत विकास के लिए जो हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति लेकर के आए हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं। फिर आता है द्वितीय हरित क्रांति। जो हमारी हरित क्रांति थी उसमें कुछ समस्याएं दिखी, तो उसके लिए उसके ऑप्शन के रूप में लेके आए, क्यों लेके आए, क्या था ये, किसने इसकी संकल्पना दी, कब दी, ठीक है। फिर इसका प्रारंभ कब हुआ, विशेषता क्या है इसकी, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई, इसमें सतत विकास की संकल्पना इंक्लूड की गई। जो जो समस्याएं हमें प्रथम चरण में नजर आई, प्रथम हरित क्रांति में नजर आई, वही हमने द्वितीय हरित क्रांति में उसका समाधान प्रस्तुत किया। तो विशेषताएं क्या हो जाएंगी, वही विशेषताएं हैं इसकी। इसमें कुछ कार्यक्रम लेकर के आए, इसमें एक कार्यक्रम ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, पूर्वी भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि हमने देखा कि जो पहली ग्रीन रिवॉल्यूशन थी वो वेस्टर्न इंडिया तक सीमित रह गई। इसमें क्या क्या तकनीक हम लेकर के आए, जैविक कृषि तकनीकों में क्या बदलाव किया हमने, वो सब बताएंगे। इसके बाद आप निष्कर्ष में इसका कोई प्रोग्राम बता सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, सतत कृषि के लिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये बता सकते हैं आप। मतलब उससे रिलेटेड कोई भी चीज, प्रयास हो सकता है वो आपका, या कोई भी नया उपाय हो सकता है, या कोई सुझाव जो आप इनोवेटिव देना चाहते हो वो हो सकता है। फिर इसके बाद हमारा वन, नेक्स्ट टॉपिक है, मध्य प्रदेश में भी है और भारत में भी वन है। वन क्या होते हैं, धरातल का वो क्षेत्र जो वृक्षों से ढका हुआ होता है। वन अधिनियम के रेफरेंस से हम इसमें परिभाषा बता सकते हैं, ठीक है, या किसी थिंकर के रेफरेंस से हम परिभाषा बता सकते हैं। फिर बताएंगे उसके प्रकार। तो प्रकार कॉमनली जलवायु के आधार पे, प्रशासन के आधार पे, घनत्व के आधार पे, ऊंचाई के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, जो हमारा बेसिक डिवीजन हम देखते हैं। फिर इसका वर्गीकरण करेंगे, और हर वर्गीकरण में हम क्या क्या बता सकते हैं। तो हम हर वर्गीकरण में उसका क्षेत्र बताएंगे कि ये पर्टिकुलर प्रकार के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न घाट पे पाए जाते हैं, ठीक है। वर्षा कितनी होती है, तो वहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वृक्ष कौन कौन से हैं, ब्रॉडली फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे, वो बताएंगे हम। वहाँ पे जीव कौन कौन से, वनस्पति तो ठीक है, उसके बाद जीव भी कुछ पाए जाते होंगे। इनके गुण क्या है, जैसे ब्रॉडली फॉरेस्ट की जो लकड़ी होती है वो थोड़ी भारी होती है, उसका महत्व क्या होता है, तो उसका फर्नीचर उद्योग में महत्व होता है। जो हमारा टीक है, जिसे हम सागौन भी कहते हैं, वो भी ब्रॉडली फॉरेस्ट का ही हिस्सा है। इसका उपयोग क्या किया जा सकता है, तो कोणधारी वन जैसे हम देखते हैं जो हमारे हिमालय क्षेत्र में होते हैं, उनसे हम पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। भूमध्य रेखीय वन जो है हमारा फर्नीचर इंडस्ट्री में। कोई विशेष तथ्य जो उसके बारे में आपको पता हो, जैसे हमारे जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वहां पे अपन साइलेंट वैली का जिक्र कर सकते हैं, या फिर हम हॉट स्पॉट का जिक्र कर सकते हैं। जैसे हॉट स्पॉट हमारी अवधारणा कहाँ की है, एनवायरमेंट की, लेकिन यहाँ पे चूंकि फिट बैठ रही है, उससे रिलेट कर रही है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ। इसके लाभ क्या है, प्रत्यक्ष लाभ जो आपको टीक मिल रहा है, आपको राल मिल रहा है, आपको जो रेजिन मिल रहा है, वो सब प्रत्यक्ष में हो जाएंगे, तेंदुपत्ता। जलवायु जो प्रभाव है उसके, वो सब अप्रत्यक्ष में आ जाएंगे। से रिलेटेड समस्याएं क्या है, उन पर्टिकुलर वनों का दोहन तो नहीं हो रहा है, उसमें कुछ जीवों को नष्ट तो नहीं किया जा रहा है। कुछ प्रयास बताने होंगे, प्रयास देखिए, प्रयास हम यहाँ देख रहे हैं, आगे हम सिर्फ एक बार रीडिंग देखेंगे। प्रयास संवैधानिक, वैधानिक, नीतिगत, संस्थागत, योजनागत और अन्य। अन्य में आप क्या डाल सकते हैं, कोई डे हो सकता है, जैसे कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है, ये बता सकते हैं आप। कोई ईयर, जैसे कि 2023 जो है हमारा मिलेट ईयर था, ये बता सकते हैं। संवैधानिक जो संविधान में वर्णन है। वैधानिक उसके लिए कोई विशेष एक्ट लेकर के आए हैं। नीतिगत कोई नीति लेकर के आए हैं, जैसे जल संरक्षण के लिए जल नीति आई है, ऊर्जा के लिए
जो है हमारी 2018 में आई है। फिर इसके अलावा हमारी तकनीकी जो टेक्नोलॉजी वाली जो पॉलिसीज हैं वो कब आई हैं, तो वो सारी जो पॉलिसीज इसमें आ सकती हैं। संस्थाएं कौन कौन सी बनाई गई हैं उनके लिए, और योजनाएं कौन सी संचालित की जा रही हैं। ऊर्जा, ऊर्जा वाला टॉपिक है हमारा। उसमें हमें ऊर्जा बेसिक कवर करना है, क्या होती है, विभिन्न आधारों पर इनके प्रकार क्या होते हैं, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, परंपरागत, अपरंपरागत, जितने भी हम प्रकार पढ़ते हैं उनको कवर करेंगे। वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, वो कितना उत्पादन कर रहे हैं, कितना योगदान कर रहे हैं, चुनौतियां क्या हैं। अगर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है तो वो प्रदूषण कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो सारी चुनौतियां बताएंगे। इनके लिए क्या प्रयास या क्या विकल्प आ गए हैं, ये बताएंगे हम। ठीक है। इसके बाद एक ऊर्जा संसाधन, जैसे पवन ऊर्जा कोई भी, या सौर ऊर्जा, या कोई भी एक संसाधन आपसे पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा हमारा स्पेशल टॉपिक है। तो इसमें आप बताएंगे कि ये पर्टिकुलर संसाधन क्या है, ये किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है। अगर आपसे ताप विद्युत पूछा जाएगा, आप बताएंगे अनवीकरणीय। आपसे यदि जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी पूछी जाएगी, आप बताएंगे अनवीकरणीय है। स्थिति पूछी जाती है, तो अभी वर्तमान में उसमें उत्पादन कितना हो रहा है, कितने उससे रिलेटेड पावर हाउस चल रहे हैं, उसके लिए अनुकूल दशाएं कैसी हैं। जैसे कि पवन ऊर्जा के लिए क्या एयर की स्पीड, जो हवा की, पवन की गति क्या होनी चाहिए, सूर्य के लिए कितनी मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होना चाहिए, ये चीजें बताएं, कितने समय तक सूर्य तप प्राप्त होना चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया जब आपको बहुत ज्यादा डीप बड़ा क्वेश्चन आ जाए और आप डील करने में सक्षम नहीं हो, तब उत्पादन प्रक्रिया का हम सहारा लेंगे। और उत्पादन प्रक्रिया में आपको बेसिक एक बार देख लीजिएगा कि उत्पादन कैसे होता है, ज्वारीय ऊर्जा का कैसे होता है, कैसे वो पानी जो है तटीय क्षेत्र में लाया जाता है, वहां से टरबाइन से निकाला जाता है, जिससे उत्पादन होता है। एक बेसिक आइडिया ले लीजिएगा, थोड़ा सा व्यू क्रिएट कर लीजिएगा, कभी अगर आ जाता है तो आप इसमें लिख पाए। लाभ क्या होंगे पर्टिकुलर, आप जो चीजें नवीकरणीय अनवीकरणीय में अलग अलग पढ़ेंगे, वही लाभ यहाँ पे किस प्रकार का संसाधन है उसको देख करके हम लिख सकते हैं। और उस पर्टिकुलर जो ऊर्जा स्रोत है उसके साथ समस्याएं क्या हैं। फिर इसके बाद है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ये मध्य प्रदेश में भी है, सेम चीज हम करेंगे। अगर कोई भी पर्टिकुलर खनिज, बेसिक जानकारी, खनिज क्षेत्र और खनिजों का वितरण, ये सब चीजें हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर खनिज है, उसके बारे में क्या करें हम, उसका परिचय देंगे कि ये धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, क्या है, किन चट्टानों में मिल रहा है, धारवाड़ में मिल रहा है, गोंडवाना में मिल रहा है। फिर इसके बाद अब उसका अयस्क क्या क्या है। ठीक है। उत्पादन, उत्पादन आप मात्रा के आधार पे भी बताएंगे कि कितने मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। और रैंकिंग बताएंगे आप कि इंडिया में एमपी की रैंकिंग क्या है, सॉरी, इंडिया में एमपी की रैंकिंग क्या है, या इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड में क्या है। इसके अलावा एमपी इंडिया का टोटल कितना परसेंट उत्पादन करता है, या इंडिया जो है वो वर्ल्ड का टोटल कितना प्रतिशत उत्पादित करता है, ये चीज बताएंगे हम। तो ये तीन चीजें हम उत्पादन में कवर करेंगे। उत्पादक में, भारत में हम उत्पादक राज्य, इनकी रैंकिंग देखेंगे, जिलों की रैंकिंग देखेंगे, वितरण हम देखेंगे मध्य प्रदेश में, भारत में कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि हम कोयला क्षेत्र का वितरण पढ़ते हैं, मध्य भारत क्षेत्र और पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, सत, मध्य सतपुड़ा क्षेत्र और पूर्वी मध्य भारत क्षेत्र। फिर इसके लाभ क्या है, इसके गुण क्या है, इसके महत्व क्या है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, कोयला है कार्बनिक होगा, हीरा है कार्बनिक होगा, कोई भी धातु है तो उसका उपयोग किस में किया जाएगा, ये हम बता सकते हैं। इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो खनिज नीति, तो ऑब्वियस सी बात है खनिज नीति बनेगी, एक खनिज के लिए निगम बना होगा और डेडिकेटेड। तो कोई भी नहीं आएगा तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर नीति का उल्लेख करेंगे कि खनिज नीति हमारी कौन सी है। फिर हम उसमें बताएंगे कि हमारा निगम, खनिज निगम बना है, कब बना है, उसका उल्लेख कर देंगे हम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है उद्योग। उद्योगों की बेसिक जानकारी आप कवर करेंगे जो सामान्य मिलती है। इसके अलावा यदि समस्या कब आती है, जैसे भारत में जूट उद्योग की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, एक क्वेश्चन आ गया, या कोई भी पर्टिकुलर कोई भी एक क्वेश्चन आ गया एक उद्योग को लेकर के, तो फिर आपको दिक्कत आती है। तो फिर हम उसमें बताएंगे उसका परिचय, किस प्रकार का उद्योग है, निर्माण है, विनिर्माण है, किस प्रकार का फूड प्रोसेसिंग है, क्या है उसमें, कच्चा माल क्या लगता है, वो किस प्रकार का
उद्योग है, मतलब भार राशि है या नहीं है। भार राशि का मतलब क्या होता है? भार राशि का मतलब होता है कि जब कोई भी कच्चा माल उद्योग में जा रहा है तो उसके वेट में, वजन में कमी आ रही है कि नहीं। जैसे कि गन्ना से जो शुगर बनाई जाती है, तो शुगर इंडस्ट्री एक भार राशि इंडस्ट्री है, इसलिए इसका स्थापना कहाँ की जाएगी? जहां गन्ने का उत्पादन हो रहा है, मूल रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। फिर इसका वितरण बताएंगे हम कि कहाँ कहाँ पे इस टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। जैसे कि मान लीजिए शुगर इंडस्ट्री के बारे में ही आ गया आपका, शक्कर उद्योग के बारे में, तो आप उसके लिए मूल रूप से बताएंगे यूपी में होता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, कुछ मध्य प्रदेश का, गुजरात का पूर्वी हिस्सा होता है, कुछ तेलंगाना का हिस्सा होता है। इस तरीके से आप बताएंगे कि यहाँ यहाँ पे होता है, और मतलब इन क्षेत्रों में यहाँ पे इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश्ड हैं। स्थानीयकरण के कारक, अब कोई भी उद्योग स्थापना के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, अगर वो चीजें, सारी चीजें उस पर्टिकुलर एरिया में उपलब्ध हैं, मतलब वहां पे स्थानीयकरण हो सकता है। क्या चाहिए? भूमि चाहिए, पर्यावरणीय मंजूरियां चाहिए, लाइसेंस अगर उस क्षेत्र के लिए मिल रहा है तो वो चाहिए हमें। कुछ उद्योगों में लाइसेंस से छूट होती है, कुछ में नहीं होती है, वो बताएंगे हम। इस तरीके से जो भी चीजें, कच्चा माल है कि नहीं वहां पे, स्किल्ड लेबर है कि नहीं, वो समस्याएं क्या है उस पर्टिकुलर उद्योग के साथ। समस्याएं जो है बहुत कॉमन रहेंगी, किसी का कच्चा माल नहीं मिलेगा, किसी का स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की जो बेसिक समस्याएं हैं, स्पेशल उसकी उद्योग की याद है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो उद्योगों की सामान्य समस्याएं क्या है जो यहाँ पे फिट बैठ सकती हैं, जो भी उद्योग आपका क्वेश्चन में पूछा गया है उनको लिखेंगे। अब संभावनाओं पे चर्चा करेंगे कि उस उद्योग में क्या संभावना है, और संभावनाएं क्या क्या ये आगे और विकसित हो सकता है, तो वही संभावना होती है, तो उसको बताएंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आपदा की तकनीकें। इसमें कुछ आपदाएं दी गई हैं, पर्यावरण प्रदूषण जो कि हमारा एनवायरमेंटल साइंस का टॉपिक है, वहां पे कवर करेंगे। जनसंख्या वृद्धि, फिर भूगोल की तकनीकें, इसमें से आपको पुराने क्वेश्चन बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, इसमें मूल रूप से जो पूछा गया है वो इसके उपयोग पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आपदा। आपदा पहले तो क्या होती है, इनके कुछ उदाहरण, प्रकार, जलवायु आपदा कौन सी है, मौसमी आपदा कौन सी है, भौतिक आपदा, धरातलीय आपदा कौन सी है, वो सब, उसका प्रभाव मानव जीवन पे क्या पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ रहा है, और भी डायमेंशन आप इसमें खोल सकते हैं। प्रयास क्या किए गए हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम लेके आया गया है, एनडीआरएफ का गठन किया गया है, वित्त का गठन किया गया है। यहाँ पे एक्ट जो है 2005 का, उसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे हम। सॉरी, एक्ट जो है 2005 का, उसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, एनडीआरएफ के बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे। इसके बाद और क्या देख सकते हैं हम, हमारी जो नीति है 2009 की। इसके बाद जो हमारी योजना है 2000 2016 की, 16 की, इन चीजों को हम कवर करेंगे। ये चीजें सेपरेटली 7 मार्कर या 2 मार्कर बना सकती हैं, इसलिए इनको हम अलग से कवर करेंगे। और क्या उपाय किए गए हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट, योकोहामा कन्वेंशन, ह्यूगो कन्वेंशन, सेंडाई फ्रेमवर्क, उनको भी कवर करेंगे हम। ठीक है। ये चीजें आपको, इतनी चीजें आपको करनी है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है कि ये चीजें आपको जब टॉपिक पढ़ें तो इस तरीके से डील करते हुए पढ़ें। जनसंख्या वृद्धि टॉपिक है, क्या है, इसकी वृद्धि की प्रवृत्ति क्या है, वृद्धि के कारण क्या है, नियंत्रण कैसे हो सकता है, वितरण क्या है, प्रभाव क्या है समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, पर्यावरण पर, हमारी जनसंख्या नीति क्या है, कब की है, वो बताएंगे हम। उसके लिए योजना है, प्रयास, भारत की स्थिति बताएंगे, जननांकी की लाभांश की स्थिति में है। और इसमें जो विशेष रूप से आपको कवर करना है, क्योंकि 2 मार्क्स में ये चीजें हर साल पूछी जा रही हैं, मध्य प्रदेश नहीं, भारत में विभिन्न राज्यों की रैंकिंग और मध्य प्रदेश में जिलों की रैंकिंग, तो ये वाला जो है ये आपको विशेष रूप से कवर करना है। अब जैसे मुझे एनसीईआरटी में वृद्धि की प्रवृत्ति का एक फ्लो चार्ट मिला, मैंने उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया। 4 चरण है वृद्धि के, पहले धीमी वृद्धि 0.55%। यहाँ पे क्या कारण था कि इतनी धीमी थी, जबकि लोगों में ना तो जागरूकता थी ना स्वास्थ्य सुविधाएं। कारण यह है कि यहाँ पे मृत्यु भी बहुत ज्यादा हो रही थी, जन्म भी बहुत ज्यादा हो रहे थे, और महामारियां, अकाल जैसी स्थितियों के कारण मृत्यु दर ज्यादा थी।
दूसरा चरण स्थिर वृद्धि का रहा, 1.33% रही। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो है जन्म दर तो उतनी ही रही, लेकिन हमारी मृत्यु दर कम होने लगी। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति, यहाँ पे एक तो हमारी जन्म दर उच्च बनी रही, लेकिन हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने लगी, तो मृत्यु दर में बहुत तीव्रता से गिरावट आई। वृद्धि के साथ गिरावट मतलब उच्च दर के साथ गिरावट, सॉरी, उच्च दर के साथ गिरावट मतलब यहाँ पे दर अभी भी उच्च बनी हुई है 1.76% की, अब 1.67 के अप्रोक्स हो चुकी है वो, लेकिन हम यहाँ 2011 तक का डेटा देख रहे हैं, उसके बाद का नहीं। तो यहाँ पे वृद्धि दर में गिरावट आई और जो हमारी 2.5% थी वो कम हो गई। 1901 से लेकर के 2011 तक क्या प्रवृत्तियां रहीं। इस तरीके से आप हर चीज में, इसमें हमारे सिलेबस में जरूर जनसंख्या वृद्धि अकेला टॉपिक दिया है, लेकिन यहाँ हमको कवर केवल जनसंख्या वृद्धि नहीं करना है, आपको यहाँ पे साक्षरता भी देखनी है, आपको जन घनत्व भी देखना है, और जो बेसिक डेटा होता है वो भी देखना है, लिंगानुपात, इनकी स्टेट रैंकिंग। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रामीण शहरी प्रवास। प्रवास में आपको क्या कवर करना है? प्रवास में आपको मूल रूप से देखना है कि प्रवास की प्रवृत्तियां अभी क्या है, ग्रामीण नगरीय प्रवास ज्यादा हो रहा है, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है वो देखना है, उससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब जैसे प्रवास में आप एक अभी जो गुजरात फैक्ट्री में हादसा हुआ था उसका जिक्र कर सकते हैं, कि जब लोग प्रवास मजदूर जाते हैं हमारे यहाँ से, तो कई ऐसे भी हादसे हो जाते हैं जिसके कारण हमारे जो जनसंख्या है, हमारी जो जनहानि है वो बहुत बड़े स्तर की होती है, तो उसका जिक्र कर सकते हैं हम। फिर वर्तमान में क्या परसेंटेज है उसका जिक्र करेंगे। प्रवास की बेसिक चीजें, प्रवास होता क्या है, आप्रवास उत्प्रवास क्या होता है, इसके कारण क्या है, प्रभाव क्या है, प्रभाव में भी जहां से उत्प्रवास हो रहा है वहां पे क्या प्रभाव है, जहां आप्रवास हो रहा है वहां पर क्या प्रभाव है, ये चीजें आपको बतानी है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, इनमें और क्या आप लोगों की डिमांड है, या आप लोगों के लिए हम और क्या कर सकते हैं, इस बताइएगा जरूर, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चीज़ों को हम कंटिन्यू बनाए रखें। थैंक यू।